नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमने कल से खड़ी बोली को पढ़ना शुरू किया था, खड़ी बोली का रिवीजन किया था और कल खड़ी बोली के महत्वपूर्ण 3 टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश की थी। खड़ी बोली का नामकरण, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास और 19वीं सदी में खड़ी बोली के तीव्र विकास के क्या क्या कारण थे, ये कल हमने देखे थे। आज जो खड़ी बोली से संबंधित जो बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, जिसमें 19वीं सदी में जो इसका साहित्यिक स्वरूप था वह है, और 20वीं सदी में पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली का क्या विकास हुआ या किस प्रकार का विकास एज ए होल भी खड़ी बोली का हुआ वो देखेंगे, और गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तक आते आते आज के वीडियो के बाद कल कोई वीडियो नहीं आएगा, उसके बाद परसों भी कोई वीडियो नहीं आएगा क्योंकि परसों संडे का ऑफ है आपका। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो 6 की 6 भाषाएं आपने सीखी, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, ब्रज, अवधि और खड़ी, इन 6 की 6 भाषाओं का आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज की टॉपिक्स कर लीजिए और उसके बाद में अगले 2 दिन दीजिए बढ़िया से रिवीजन के लिए, ताकि कंठस्थ हो जाएं चीज़ें, आपको एक एहसास हो कि ये 6 भाषाओं से अगर कोई प्रश्न आता है तो मैं हैंडल करने की सिचुएशन में रहूँगा। ठीक है, रहूँगा या रहूँगी। चलिए, तो पहला टॉपिक है 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत होती है भारतेंदु युग से। ये 19वीं भारतेंदु युग में भी 19वीं सदी का थोड़ा पूर्वार्ध वाला जो समय होता है उसमें भारतेंदु युग होता है। इस दौरान क्या होता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। 1801 कल हमने पढ़ा था, 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इससे जुड़े हुए 5 लोग सबसे महत्वपूर्ण है। हमेशा कई बार सवाल भी आता है फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी के विकास में भूमिका, तो आपको ये 5 नाम तो याद होने ही चाहिए। पहला नाम तो है इनके जो प्रिंसिपल थे जॉन गिलक्रिस्ट, इनका नाम ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल और सदल मिश्र, ये 4 महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने जॉन गिलक्रिस्ट के साथ मिलकर हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कल मैंने आपको बताया था क्यों स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने का उद्देश्य जो अंग्रेज़ों का था वो ये था कि अंग्रेजी अधिकारी जो भारत में पोस्टिंग लेंगे उनको प्रशासनिक कार्यों के लिए हिंदी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो भारतीय भाषाओं के लिए ही की गई थी। अब ये जो जॉन गिलक्रिस्ट थे और ये लोग थे, इन्होंने हिंदी के खड़ी बोली के विकास में बहुत प्रयास किए। इन्होंने व्याकरण बनाए, इन्होंने कई चीज़ों का अनुवाद किया, इन्होंने खड़ी बोली की कई शैलियों का विकास किया। तो इस वजह से हिंदी को एक बेस मिला और हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा। फिर भारतेंदु पूर्व युग जो था, भारतेंदु पूर्व युग पढ़ रहे हैं, भारतेंदु युग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी इस दौरान देखने को मिलती है। मैंने कहा था प्रेस का आगमन हो चुका है। तो जैसे पहला पत्र उदंत मार्तंड ये आया था, राजा शिव सितारे हिंद का बनारस अखबार भी था। तो इसके आने से भी इन्होंने जो देवनागरी लिपि को चुना और भाषा के रूप में इन्होंने खड़ी बोली को चुना, तो इससे क्या होगा कि खड़ी बोली का एक विकास देखा। फिर आ जाता है भारतेंदु युग का काल, 19वीं सदी का उत्तरार्ध वाला काल। यहाँ पर राजा शिव सितारे हिंद जो यहाँ पर बनारस अखबार को चालू कर रहे हैं, वे क्या करते हैं, एक नई प्रकार की हिंदी को प्रयोग में लाना शुरू करते हैं। आरंभ में इनकी भाषा सरल बोलचाल की थी, जिसमें सामान्य भाषा के घुल मिल चुके अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया था। जैसे इनकी रचनाएं हैं इतिहास, तिमिर नाशक, है ना। तो ये जो आगे चलकर जो हिंदुस्तानी जो भाषा बनती है उसकी शुरुआत करने का श्रेय कहीं ना कहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ही दिया जाता है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा को मुख्य भाषा के रूप में लेकर आते हैं। इन्होंने फारसी के 5 ध्वनियों क ख ग घ जय और फ, इनके नीचे जो नुक्ता लगाने की जो प्रथा थी, ये इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। आप देखते होंगे रेखता, ठीक है ना। तो ये जो नुक्ता लगाने की शुरुआत कौन ही करने हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे हैं। भाषा व्याकरणिक दृष्टि से सरल व व्यवस्थित है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की शैली ही
संतुलित अनुकरण सामाजिक यथार्थवादी लेखकों प्रेमचंद, यशपाल तथा अश्क आदि ने किया और पर्याप्त सफलता भी अर्जित की है। तो ये हिंदुस्तानी जो भाषा है उसकी शुरुआत इनसे होती है और आगे चलकर जो प्रेमचंद के लेवल पर आकर पूरा स्थापित हो जाती है उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, यही चीज़ बताई है। दूसरी ओर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे, तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह थे जिनका दृष्टिकोण इनसे विपरीत था। इन्होंने उर्दू को मुसलमानों की बोली बोला है, उर्दू रहित भाषा के प्रयोग पर इन्होंने बल दिया है। तो उर्दू रहित भाषा के बल पर प्रयोग पर बल देंगे तो कहीं ना कहीं ये किस शैली को अपनाएंगे, तत्सम शैली को अपनाएंगे। और इस भाषा का जो खड़ी बोली का रूप इन्होंने प्रयोग किया उसको अपनाया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती, अंबिका दत्त व्यास, जयशंकर प्रसाद आदि रचनाकारों ने राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रेरित खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो बेसिकली भारतेंदु युग में दो धाराएं देखने को मिलती हैं। एक का नेतृत्व कर रहे हैं राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और दूसरी का नेतृत्व कर रहे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। और दोनों के अंतर मैंने आपको बता दिया। एक है सामान्य बोलचाल वाली जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है, दूसरे में सभी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग को वर्जित रखा गया है और तत्समी शैली में इसको प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया भारतेंदु युग का। अच्छा, भारतेंदु पूर्व युग में जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो हमने पढ़ना छूट गया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, इंशाअल्लाह खां जो थे इन्होंने भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त किया है। एक तो बाहर की जो बोलियां हैं, गंवारी और भाखा अर्थात संस्कृत, इन तीनों के शब्दों से मुक्त किया है, युक्त नहीं किया है, मुक्त किया है। ठीक है, बाहर की बोली, गोली नहीं है, बोली है, गंवारी मतलब गाँवों की बोली, और भाखा अर्थात संस्कृत। भाषा के वाक्य विन्यास पर इनके फारसी प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी शैली में काव्यात्मकता और लयात्मकता विद्यमान है। अलंकार, मुहावरे तथा उक्ति चमत्कार के भी इंशाअल्लाह खान ने प्रयास किए हैं। लल्लूलाल जी ने क्या किया है? उस कारण की सारी विशेषताएं, है ना, उस काल की सारी विशेषताएं, कारण नहीं है, काल है ये, तो सारी विशेषताएं लिख दो आपने जो ऊपर तक पढ़ी हैं। इन्होंने बस लय, गद्य में लय और तुक का प्रयोग करने की कोशिश की है और दक्षिणी हिंदी के आतियाँ जातियाँ के जो प्रयोग हैं ये लल्लूलाल जी ने किए हैं। सदल मिश्र ने क्या किया है? बिहार के निवासी होने के कारण भाषा में पूर्वी प्रयोग को अधिक किया है। अपने युगीन रचनाकारों की तुलना में भाषा इनकी काफ़ी साफ सुथरी नज़र आती है। मुहावरे और लोकोक्ति के करीब है के प्रयोग से बचे हैं, अधिक प्रयोग से बचे हैं, ये याद रखना, नहीं कई गलती कर सकते हैं। और अनावश्यक तुकबंदी से भी बचे हैं। सदा सुखलाल जी ने क्या किया है? उस रूप को अपनाया है जिसमें पूर्व व पश्चिम बोलियों का मिश्रण था। इनकी भाषा ग्रामीण बोलियों से प्रभावित थी। देखिए, सदल मिश्र जी क्या कर रहे हैं? पूर्वी प्रयोग अधिक कर रहे हैं। सदा सुखलाल जी दोनों के मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, लल्लूलाल जी क्या कर रहे हैं? गद्य में लय तुकबंदी ला रहे हैं। और इंशाअल्लाह खां 3 प्रकार के शब्दों से भाषा को मुक्त कर रहे हैं। तो ऐसे हर एक के 2-2, 3-3 पॉइंट आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से 2 का जोड़ा बना के सवाल जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ भारतेंदु पूर्व युग। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं आए। भारतेंदु पूर्व युग कौन सा है? 19वीं सदी का पूर्वार्ध है। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की जो भूमिका है वो आपको लिखनी है, पत्र पत्रिकाओं की भूमिका लिखनी है ना। और उसके बाद में जो भारतेंदु युग के जो 4 स्तंभ हैं, इनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का आपको पता होना चाहिए। ये तो हुआ क्या, 19वीं सदी में जो खड़ी बोली का जो साहित्यिक स्वरूप डिसाइड करने में किसका योगदान है? ये है भारतेंदु पूर्व युग का योगदान। भारतेंदु युग में 2 धाराएं मैंने आपको बताई, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की। अब आगमन होगा किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काफ़ी रचनाएं लिखी, व्यापक साहित्यिक वातावरण भी पैदा किया, इकोसिस्टम टाइप का बनाया, और भारतेंदु मंडल की स्थापना कर रचनाकारों को रचना करने के लिए प्रेरित भी किया। तो भारतेंदु के बारे में लिखे, भारतेंदु मंडल के बारे में लिखे, और इनके भाषा संबंधी विचार भी लिखने हैं। ये चूँकि यहाँ क्यों नहीं लिखी हैं? क्योंकि जब हम भारतेंदु पढ़ते हैं, भारतेंदु काल पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर कवर होती हैं। ठीक है,
इनके संदर्भ में शुक्ल जी का एक कथन है, जब भारतेंदु अपनी मंशी हुई परिष्कृत भाषा लाए तो हिंदी बोलने वाले जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्राकृत साहित्य रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न ही नहीं रह गया। भाषा के स्वरूप का क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो कहीं ना कहीं भारतेंदु ने भाषा के स्वरूप को स्थिर करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद इसी दौर के प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इन्होंने वाक्य संरचना को चुस्त किया तथा तीव्र हास्य व्यंग्य का प्रयोग किसमें किया, खड़ी बोली में किया। इन्होंने अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया जो इनके काव्य में विद्यमान हैं। फिर आते हैं बालकृष्ण पर। बालकृष्ण भट्ट का जो स्वरूप है वो संस्कृत निष्ठता का रूप है, तत्समी शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी व लोक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके बाद आते हैं पंडित श्रद्धाराम फिलोरी, कल जो हमने बात की थी, ओमजे जगदीश जिन्होंने रचना की है। भारतेंदु मंडल से अलग थे लेकिन इन्होंने ओमजे जगदीश की आरती कर खड़ी बोली में ही रचना कर दी। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली की प्रतिष्ठा बढ़ाई। गद्य में भी इन्होंने सफल प्रयोग किए। इनकी वैचारिक स्पष्टता व भाषिक सरलता के कारण इन्हें काफ़ी खड़ी बोली के योगदान में याद किया जाता है। भाग्यवती जो उपन्यास था वो भी इसी दौर में लिखा गया है ना। जब तक, जैसे एक भाग्यवती उपन्यास का एक कथन है जो पूरा खड़ी बोली का है, जब तक पुरुष स्वयं स्त्री की ओर स्त्री पुरुष की आवश्यकता महसूस न कर ले तब तक विवाद करने में उनमें परस्पर प्रेम नहीं हो सकता। तो ये उदाहरण आप शामिल कर सकते हो भाग्यवती उपन्यास का। 19वीं सदी में जो आपका खड़ी बोली का जो साहित्यिक स्वरूप है उसको दर्शाने के लिए। इसके बाद क्या होता है, ईसाई मशीनरियाँ, पत्रकारिता, प्रेस, ये शब्द हमने कल ही देख लिया है, तो इनकी चर्चा वहीं से लेकर आप कर देंगे, ठीक है ना। साहित्यिक स्वरूप कैसे निर्धारित हुआ, तो 19वीं सदी के अंत तक कोई निश्चित रूप खड़ी बोली का नहीं बना था। निश्चित रूप बनेगा, मानक जो रूप बनेगा वो बनेगा 20वीं शताब्दी में। तो मोटा मोटा आपको क्या समझ में आया कि 19वीं सदी में साहित्यिक स्वरूप में दो चीज़ें ध्यान रखनी, भारतेंदु पूर्व और भारतेंदु युग। भारतेंदु पूर्व में फोर्ट विलियम कॉलेज और पत्र पत्रिकाओं का विकास बताएंगे। भारतेंदु युग में आप दो धाराएं बताएंगे, शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह की धारा। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का कंट्रीब्यूशन, भारतेंदु मंडल के अलग जो अन्य सदस्य हैं उनका कंट्रीब्यूशन, श्रद्धाराम फिलोरी का कंट्रीब्यूशन और भाग्यवती उपन्यास का उदाहरण शामिल करेंगे। और बाद में ईसाई मिशनरी, पत्रकारिता, प्रेस, इन सब की बात करेंगे और कंक्लूड करेंगे तो ये लिखेंगे कि इसका कोई मानक रूप या कोई स्टैंडर्ड रूप या निश्चित रूप उस समय तक नहीं बन पाया था। क्लियर है सबको? बड़ा टॉपिक है लेकिन चीज़ें मैंने क्रम से आपको बता दी हैं। अब बात करेंगे 20वीं शताब्दी में पद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास। देखिए किस भाषा के रूप में, पद्य भाषा के रूप में। तो भारतेंदु युग में क्या हो रहा है, भारतेंदु युग, देखिए भारतेंदु युग से पहले तो खड़ी बोली केंद्र में थी ही नहीं। भारतेंदु युग में केंद्र में आती है और वो भी जो हमने पढ़ा पत्रकारियों की वजह से, उसके अलावा प्रेस की वजह से, ईसाई मिशनरियों की वजह से, फोर्ट विलियम कॉलेज की वजह से। लेकिन भारतेंदु युग में इसका जो प्रयोग हुआ है वो पद्य भाषा के रूप में नहीं हुआ है, ठीक है। पद्य भाषा के रूप में भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा था, है ना। ब्रज भाषा ही केंद्र में थी, किसके, पद्य में। इसका कारण था भारतेंदु ने खुद ने लिखा है कि मैंने कई बार परिश्रम किए कि खड़ी बोली में कविता बनाऊं, परंतु मेरे चित्तानुसार नहीं बनी, इसलिए ब्रज में कविता करना ही उत्तम होता है, ठीक है। तो ये कारण था कि भारतेंदु युग में भाषाई द्वंद्व भी देखने को मिलता है। तो उसमें गद्य के रूप में खड़ी बोली होती है और पद्य के रूप में ब्रज है। तो यहाँ पर ब्रज जो खड़ी बोली है वो पद्य के रूप में विकसित नहीं हो पाती। जैसे ये जो कथन लिखा गया है पद्य का, ये ब्रज भाषा में ही है। फिर द्विवेदी युग में जब सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ होता है तो साहित्य जगत के सर्वसम्मति से नेता मान लिए गए थे, कौन, द्विवेदी जी। द्विवेदी जी सर्वसम्मति से साहित्यिक जगत के नेता मान लिए गए थे। इन्होंने भाषाई द्वैत को समाप्त कर मतलब ब्रज और जो खड़ी बोली का
जो द्वैत था उसको समाप्त कर खड़ी बोली को ही केंद्र में स्थापित किया। इनका सहायता की किसने? बाबू श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्होंने प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का पहला पद्य प्रबंध काव्य था, प्रिय प्रवास, तो इसको याद रखेंगे हम। इसके अलावा किशोरी दास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने खड़ी बोली के व्याकरण लिखे। मतलब इन्होंने सबको मोटिवेट किया कि आप खड़ी बोली को प्रेरित कीजिए, द्विवेदी जी ने, और उनका साथ इन लोगों ने दिया और ये काम किया, व्याकरण तैयार किया, इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा। ठीक है, इन्होंने इतिवृत्तात्मकता जो गुप्त जी ने अपने काव्य में डाली है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए, ऐसे जो भाव हैं वो खड़ी बोली में करवाने की कोशिश की। फिर जब छायावादी युग आएगा तो चरम स्तर पर खड़ी बोली पहुंच चुकी है। गद्य पद्य में आराम से बढ़िया से खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है। छायावाद की जो भावना, कल्पना, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, लयात्मकता, ध्वन्यात्मकता सबको धारण करने में ये सक्षम है। इसमें समास गुण भी आ चुका है ना। अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवियों के शब्दों का अनुवाद भी नई तरीके से गढ़ा है इन्होंने। स्वर्णिम, स्वप्निल, है ना, ऐसे शब्दों का भी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। अब छायावादी में जो हमारे महादेवी वर्मा है, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद है, भावना, कल्पना, इनके संदर्भ में आप उदाहरणों को शामिल कर लेंगे अपने उत्तर में। ठीक है, बिंब, प्रतीक, लक्षणा सब देखने को मिलता है। नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर समुत्थान पतन, है ना, ये जो राम की शक्ति पूजा का जो कथन है ये आप बिंब में यूज कर सकते हो। फिर आता है कौन? प्रगतिवाद जटिल यथार्थ की अभिव्यक्ति करता है, तो उसमें भी ये खड़ी बोली अपने आप को समर्थ पाती है। ये वाला कोटेशन आप यूज कर सकते हो। मैंने उसको जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ठीक है, ऐसे ही फिर प्रयोगवाद आएगा तो शब्दावली कुछ छायावाद जैसी है, लेकिन नए प्रतीक, उपमान, बिंब, शहरी जीवन की जटिल मने हैं जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उनको बाहरने में इसका प्रयोग हुआ है। ये सब चीज़ें जब हम पद्यखंड पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आएंगी, इसलिए इनको देख के लिख लीजिएगा। ये सारे कोटेशन वहाँ पर आएंगे और समकालीन काव्य में भी इसका प्रयोग हो रहा है, ये उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ पद्य भाषा में इसका विकास। गद्य भाषा में विकास का एक और टॉपिक है, वही चीज़ों को रिपीट करना है। 20वीं सदी में गद्य भाषा का कैसे विकास होता है, तो द्विवेदी युग, भारतेंदु युग की शुरुआत करेंगे, फिर द्विवेदी युग की बात करेंगे, है ना। फिर कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने व्याकरण लिखा, मानक रूप आया। माधवराव सप्रे ने गद्य की एक कहानी लिखी, एक टोकरी भर मिट्टी, है ना, इसको लिखेंगे। फिर 2 शैलियाँ विकसित हुई, एक का नेतृत्व शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, एक का लक्ष्मण सिंह व बालकृष्ण भट्ट कर रहे थे, ये मैंने आपके बताया। फिर इसका फॉलो किया भारतेंदु ने, हिंदुस्तानी शैली कहलाई। बाद में प्रेमचंद, उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल ने प्रयोग किया है, जिसमें भाषा एकदम सरल है, लोक जीवन की शब्दावली से भरी हुई है, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया है, और ये इसके क्या है, इसके उदाहरण शामिल कर सकते हैं। दूसरा, मैंने तत्समय संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करते हुए जो लक्ष्मण सिंह ने धारा चलाई थी वो वाली है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में देखने को मिलेगी, शुक्ल जी के निबंधों में देखने को मिलेगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों में देखने को मिलेगी, और अज्ञे ने भी इसका प्रयोग किया है। इसमें तत्समय शैली होगी, सूत्र शैली होगी, प्रतीकात्मकता शैली होगी। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, ये शुक्ल जी के निबंध से लिया गया है। तो ये 2 शैलियाँ विकसित होती हैं। एक तीसरी शैली भी विकसित होती है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों व कहानियों में देखने को मिलती है, जिसका प्रयोग जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी व अज्ञे जैसे रचनाकार कर रहे थे, जो चिंतन, मनन और विश्लेषण जिसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ये कहानी का एक उदाहरण है, पतंग को देखो कितना ऊंचा उड़ जाती है, प्रमोद मैं पतंग होना चाहती हूँ। ठीक है ना, परिंदे से है शायद ये। फिर एक शैली मिलती है आंचलिक उपन्यासों की शैली, इसमें फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल है उसकी भाषागत विशेषताएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक है सामाजिक चिंतकों व टिप्पणीकारों के निबंधों व लेखों में विकसित भाषा, जिसे तार्किक शैली कहा गया, जिसका प्रतिनिधित्व नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, राजेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, राजकिशोर कर रहे थे। इन्होंने इसकी तार्किक शैली का विकास किया। और कुछ अन्य शैलियाँ भी मिली, जैसे विद्यानिवास मिश्र व कुबेरनाथ राय की ललित निबंध शैली देखने को मिलती है, हरिशंकर परसाई की व्यंग्य शैली देखने को मिलती है, सुधीश पचौरी की सूत्र शैली देखने को मिलती है, मृणाल पांडे की रूपक व मुहावरेदार
शैली देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंट शैलियाँ भी गद्य के रूप में देखने को मिलती हैं। तो गद्य के विकास को अगर मैं मोटे मोटे पॉइंट्स में समेटूं तो क्या बताएंगे, आप द्विवेदी युग की बात करेंगे, उसके बाद में जो 3-4 धाराएं चल रही थी उनकी बात करेंगे। एक हिंदुस्तानी धारा, एक संस्कृत शब्दावली तत्समी धारा जिसका नेतृत्व लक्ष्मण सिंह ने किया, बाद में बालकृष्ण भट्ट व अन्य रचनाकारों ने प्रयोग किया। फिर एक जो शैली थी मनोवैज्ञानिक शैली थी उसका, उसके बाद में एक जो आंचलिक उपन्यासों की शैली है, और उसके बाद में एक तार्किक शैली। तो 4-5 जो शैलियाँ हैं इनके बारे में आपको बात करनी है और गद्य के विकास को दर्शाना है। क्लियर है? तो ये है खड़ी बोली का गद्य के रूप में विकास। इसमें मेन है आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और कोटेशंस ध्यान रखनी है। इससे आप इस टॉपिक को आसानी से कवर कर जाएंगे। मुश्किल टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब खड़ी बोली पूरा हो चुका है, 6 भाषाएं पूरी हो चुकी हैं। अब आप अध्ययन करेंगे इनका और इनको याद करने की कोशिश करेंगे। मंडे से हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।